अस्सलामुअलैकुम। इमेटिक एंड एंटी इमेटिक ड्रग्स सेकंड लेक्चर फार्माकोलॉजी का है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कीमोथेरेपेटिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके कीमो रिसेप्टर्स, डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स और सीटीजी और इंटीग्रेटेड वॉमिटिंग जोन के बारे में आपको बताया था। तो आज हमने पढ़ना है एंटी इमेटिक ड्रग। ये एक अलग से एक टॉपिक है जो उन कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिट को ट्रीट करता है जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट से होती है। ठीक है, तो एंटी इमेटिक ड्रग्स जो हैं इनके अंदर इंक्लूड होती हैं 3 से 4 टाइप की सब क्लासेस और उनकी भी सब क्लासेस। एक होती हैं डोपामाइनर्जिक ब्लॉकर्स, ठीक है, एक सीरोटोनिन ब्लॉकर्स, न्यूरोकाइनिन ब्लॉकर्स, सब्सटेंस पी को बेसिकली जो ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ होती हैं जो सिडेटिव इनका इफेक्ट होता है और वो ब्रेन पे एक्ट करती हैं। तो काफ़ी वाइडली है, आज हम पढ़ते हैं 7 से 8 क्लासेस हैं। तो सबसे पहले हिस्टामीन H1, सबसे बेसिक से मैं लेकर चलूँगा। बुक में अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, लेकिन सबसे बेसिक में जो मोशन सिकनेस होती है, ठीक है, एक होता है, एक हमने टर्म पढ़ी थी SCI, कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये जो इंड्यूस नोजिया वॉमिट है ना, ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट करवाते हैं। लेकिन मोशन सिकनेस जो है वो वैसे भी हो सकती है। वैसे कैसे? आप सफ़र पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ आ रहे हैं, वहाँ पर आपका वेस्टिबुलर सिस्टम में जो फ्लूइड है, जो बैलेंस वाला फ्लूइड होता है, वो डिस्टर्ब हो गया, तो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उसके रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। रिसेप्टर एक्टिव होने की वजह से हिस्टामीन उसके ऊपर एक्ट करता है और इमेसिस का अमल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह की इमेसिस को रोकने के लिए एंटी हिस्टामीन्स या H1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। हिस्टामीन कैन ऑल्सो स्टिमुलेट द वॉमिटिंग सेंटर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरह से कर सकता है। एंटी हिस्टामीन्स इनके लिए यूज़फुल होते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए। आर यूज्ड एज एंटीएमेटिक्स पर्टिकुलरली फॉर मोशन सिकनेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मोशन सिकनेस है सिर्फ पर्टिकुलरली इसके लिए यूज़ हुआ करती है। एंड वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, वेस्टिबुलर बैलेंस को कंट्रोल करता है थ्रू ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर्स। इसके अंदर डाइफेनहाइड्रामीन आती है और डाइमेनहाइड्रेनेट आती है। तो ये 2 ड्रग्स फेमस हैं मोशन सिकनेस के लिए। आप अगर देखें तो मोशन सिकनेस की अगर कोई मेडिसिन ले रहा है सफ़र के दौरान, तो उसके फॉर्मूले में उसका अगर आप जेनेरिक देखें तो डाइफेनहाइड्रामीन ही होगा या डाइमेनहाइड्रेनेट होगा। इसके बाद क्लास आती है एंटी मस्करेनिक ड्रग्स। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं उनका भी कोई ना कोई एक्ट होता है हमारे जो एमेसिस पे, उस पे। M1 एंटागोनिस्ट सिलेक्टिव होते हैं फॉर मोशन सिकनेस, ये भी मोशन सिकनेस के लिए। नॉट यूज्ड फॉर द कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स विच एक्ट डायरेक्टली ऑन CTG। ठीक है, ये जो दोनों मैंने आपको क्लास बताई ना, ये उनके लिए यूज़ नहीं होती, ये इसके लिए यूज़ नहीं होगी। CINV कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ नहीं होगी, ये होगी फॉर मोशन सिकनेस। लेकिन है तो एंटीमेटिक्स में ही आ रहा है ना, तो जो ड्रग है वो स्कोपोलामीन है और 2-3 और भी बुक में लिखी हुई है आपके। तो यहाँ तक जो है मैंने पढ़ाया फॉर मोशन सिकनेस एंटीमेटिक्स, 2 क्लासेस के अंदर। फिर आता है फॉर कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आती है फिनोथायाजीन के अंदर एक ही ड्रग है, प्रोक्लोरपेराजीन जो है वो क्या करती है, डोपामीन टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। ये डोपामीन के अगर रिसेप्टर है, इस पर डोपामीन ने एक्ट होना है। यहाँ पर क्या चीज़ एक्ट हो जाएगी, प्रोक्लोरपेराजीन। तो आगे जाकर ये जो है फंक्शन को होने ही नहीं देगी, इनहिबिट कर देगी और एमेसिस भी नहीं होगी। तो फॉर लो और मॉडरेट एमेटोजेनिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ये मॉडरेट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट प्रोड्यूस करते हैं एमेसिस, ये उनको मतलब कि ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसके अंदर डॉक्सोरोबिसिन आती है और फ्लोरोयूरासिल, जो मैंने पीछे भी बताया था आपको। हमने 2 मोशन सिकनेस की क्लासेस पढ़ ली और एक हमने क्लास पढ़ ली CINV की। तो दूसरी क्लास CINV में आ जाती है सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड, ब्यूटारोफिनोन्स और बेंजोडायाजेपिन्स। ये जो 3 है, इनका सिड्यूस इफेक्ट भी, सेडेटिव इफेक्ट भी होता है। तो सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड्स में आ जाती है मेटोक्लोरपेरामिड। ठीक है, पैरामाइड कह दें या पिरामिड कह दें। तो मैंने इसको याद इस वजह से किया है, पैरामिड प्रोनाउंस ना कर देगा, पैरामाइड है। ठीक है, पैरामिड इस वजह से मैंने अभी प्रोनाउंस कर लिया था गलती से, क्योंकि इसके अंदर ना एक आता है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने इस तरह याद किया था इसको। तो इट इज़ इफेक्टिव एट हाई डोजेज। इनकी हाई डोजेज जब देंगे तभी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एगोनिस्ट डोजेज अगेंस्ट एमेटोजेनिक ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन के अगेंस्ट ये काम करती हैं। ब्लॉक्स डोपामिन 2, ये भी डोपामिन 2, अब ये सारी डोपामिन 2 वाली आ रही है ड्रग्स। फिर मैं आपको सेरोटोनिन वाली पढ़ाऊंगा। ये भी डोपामिन 2 को ब्लॉक करती है इन CTG
एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर पार्किंसन सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जितने भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती हैं, डिजीनेस आ जाती है, फटीग आ जाती है, तो ये सारे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं। आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं अलग से, ठीक है। टैकीफ्लेक्सिस भी आ जाता है और थकन सी हो जाती है। और थेरेपेटिक इसका इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट मैंने पिंक से शो किया है, थेरेपेटिक इफेक्ट ग्रीन से। यूजफुल फॉर गैस्ट्रोपेरेसिस, यहाँ पर जो जीआईटी, या अगर मैं लिखूँ गैस्ट्रो मोटिलिटी, जीआईटी नहीं गैस्ट्रो मोटिलिटी, जीआईटी तो होल इंटेस्टाइन की भी आ जाएगी ना, लेकिन स्टमक की मोटिलिटी को ये इंक्रीज इन्हेंस करता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ होता है या कुछ ना कुछ सर्जिकल या कुछ ना कुछ एज की वजह से उनके स्टमक में चर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब कि स्टमक मोटाइल नहीं होता, मोटिलिटी को नहीं कर रहा होता। तो उसकी वजह से अगर स्टमक मोटिलिटी नहीं करेगा तो अंदर फूड चर्न नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, तो उनको फिर ये ड्रग दी जाती है सब्सटीट्यूट बेंजामाइड, जो एंटी एमेसिस भी है, साथ साथ गैस्ट्रोमोटिलिटी भी है। ये क्लास जो है, ये एमसीक्यूज भी आ जाएगा, ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि एंटी एमेसिस भी, एंटीमेटिक भी और गैस्ट्रोमोटिलिटी भी इंक्रीज करवाती है, इन गैस्ट्रोपेरेसिस इफेक्टिव होती है। ब्यूटायरोफिनॉन्स, इसके अंदर ड्रोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल आता है, ठीक है। तो ये जो दो ड्रग हैं ये क्या करती है, मॉडरेटली इफेक्टिव होती है एमेसिस के लिए। एक चार्ट बना हुआ है लो, हाई और मॉडरेट वाला, वो आप देख सकते हैं लिपनकॉट में भी। दे आर सिडेटिव्स, ये सिडेटिव होते हैं, इनका यूज़ बार बार करने से इनकी आदत भी लग सकती है, ठीक है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। लेकिन यूज इन एंडोस्कोपी एंड सर्जरी, इनको ना सर्जरी और एंडोस्कोपी से पहले दिया जाता है ताकि पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए, ठीक है। और वो एंटीमेटिक भी है साथ साथ। तो ये गैस्ट्रोपोरेसिस कराती थी, ये एंडोस्कोपी और सर्जरी से। इस तरह स्पेशलिटी आप हर एक की याद करें तो आपको क्लासेस अच्छे से डिस्टिंग्विश हो जाएगी। फिर आती है बेंजोडायाजेपिन्स, इसके अंदर अलमशहूर एल्प्राजोलाम और लोराजिपाम आती है, ठीक है। इसके अंदर एक और ड्रग भी आती है, वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन किताब में दो ही लिखी हुई हैं। तो ये जो जोलाम वाली ड्रग है ना, एल्प्राजोलाम और लोराजिपाम, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और ये इनका काम एक और भी है, ब्रेन पे भी इफेक्ट करती हैं। इनका एंटीमेटिक पोटेंसी लो होती है, जो एमेसिस को रोकने वाली पोटेंसी है ना वो लो है कदरे इन सबसे। लेकिन ये जो काम करती है ये भी डोपामीन को ब्लॉक करती है। लेकिन बेनिफिट इफेक्ट इसका क्या है, बेनिफिट इफेक्ट जो है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एंजोलाइटिक है और एंटी एमनेस्टिक है। ये दो टर्म है, मुश्किल लग रही है लेकिन बहुत ईजी है। रिड्यूस एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको ही दी जाती है। मेरी मदर जो है वो खुद ये खाती हैं, तो मुझे इस ड्रग के बारे में ज़्यादा इस वजह से पता है। एल्प्राजोलाम और लोराजिपाम, ये एंजाइलाइटिक होती है और एंटी एमनेस्टिक, ये हेलुसिनेशन और जो दिमाग से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं, मेमोरी लॉस और भूल जाना बार बार, ये उसके लिए भी यूज़ होती है। और साथ साथ लो पोटेंसी एंटीमेटिक भी है। आल्सो यूज फॉर एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग कुछ लोगों को होती है, ये वो इस तरह की वॉमिटिंग होती है, मतलब कि वो कुछ देख ले, ऐसी चीज़ देख लें जो जिससे वॉमिटिंग नहीं भी आनी हो लेकिन उनको आ जाती है, एंटीसिपेट कर लेते हैं कि इससे वॉमिटिंग आनी है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। कुछ लोग होते हैं वो जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह, उनको हॉस्पिटल से देखने से ही वॉमिटिंग आ जाती है। कुछ लोगों को स्कूल्स कॉलेजेस से ही वॉमिटिंग आ जाती है, तो वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं हर एक के, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। 3 ड्रग्स रह गई हैं, ठीक है, और एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, मतलब कि ये स्टेरॉइडल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर में स्टेरॉइड शामिल होता है। डेक्सामेथासोन और मिथाइल पैराडिनाइजोलोन, प्रेडनियाइजोलोन और डेक्सामेथासोन, ये जो दो ड्रग हैं ये एंटीमेटिक होती हैं और इनका मैकेनिज्म अननोन है अभी तक। लेकिन कुछ कहते हैं, कुछ फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनका जो मैकेनिज्म है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकेज इन्वॉल्व है। अब हमारी बुक में मेंशन नहीं है तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा। तो इनका जो एंटीमेटोजेनिक इफेक्ट होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी ही बात लिखी हुई है बुक में भी। आगे जो बड़ी क्लास है ना, जो मेन क्लास है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, इस जगह पर एंड हो जाता है D2 रिसेप्टर, ठीक है, मतलब कि डोपामाइनर्जिक 2 रिसेप्टर। अब आ जाते हैं रिसेप्टर्स वो वाले जो सेरोटोनिन से बाइंड होते हैं। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब कि सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर्स। इसके अंदर डोलासेट्रॉन, सेट्रॉन इसका प्रीफिक्स सफिक्स है, याद कर लेगा। ग्रेनीसेट्रॉन, ग्रेविनेट, ठीक है। ऑनडेनसेट्रॉन और पेलोनसेट्रॉन। ऑनडेनसेट्रॉन बहुत मशहूर ड्रग है। ये कभी भी आपको अगर वॉमिटिंग वगैरह की आईवी इंजेक्शंस लगे, आईवी ड्रिप लगे, तो ऑनडेनसेट्रॉन का इंजेक्शन लाजमी लगता है, आप पढ़ भी लेगा। दीज एजेंट्स आर सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव होते हैं सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर्स के, एंड ब्लॉक करते हैं
इसको। अब इस सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर्स हो कहाँ सकते हैं? दो जगह पर हो सकते हैं, वैगल पेरिफेरी में हो सकते हैं, वैगल एफेरेंट नर्व फाइबर्स में। वेगस जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिंपैथेटिक सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, जीआईटी मोटिलिटी को कंट्रोल करती है, बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो उसके जो एफेरेंट फाइबर्स है उसमें ये सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर्स होते हैं, और सीटीजी में भी होते हैं डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है? बिकॉज इट कैन ट्रीट CINV, मतलब कि इसको इफेक्टिवली ट्रीट करता है ये वाली क्लास, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऑनडेनसिट्रॉन को हाईलाइट किया। एंड हैव हायर या हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ऑरली होती है, IVC भी हो सकती है, सिंगल डोज दिए जाती है। दीज एजेंट्स इज हेल्पफुल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑपरेशन, सर्जरी या किसी भी छोटे मोटे ऑपरेशन वगैरह के बाद ना जो पेशेंट्स होते हैं उनमें शामिल होता है कि वो वॉमिट लाजमी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर ऑनडेनसेट्रॉन का इंजेक्शन लाजमी ऐड किया जाता है उनकी मेडिसिन के साथ। तो लास्ट में 7 जो क्लास है उसमें न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट आते हैं। अच्छा, न्यूरोकाइनिन बेसिकली ये रिसेप्टर्स होती हैं, न्यूरोकाइनिन 1, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं सब्सटेंस पी से। सब्सटेंस पी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, इन सेल्स में भी होता है, ठीक है। सेल्स के अलावा ये GIT में भी बहुत ज़्यादा इनका काम होता है। फिजियोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा मायोट्रिक प्लेक्सिस और आरबैक प्लेक्सिस, उसके अंदर सब्सटेंस पी एक्साइटेटरी रोल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, GIT मोटिलिटी में, सिक्रीशन में। तो सब्सटेंस पी की जो सब्सटेंस पी को जो एंटागोनाइज करते हैं, जो ब्लॉक करते हैं, जो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, उसमें एप्रीपाइटेंट, ठीक है, रोलापेटेंट और नीटोपाइटेंट। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं एंड सब्सटेंस पी का एक्शन एंटागोनाइज कर देती हैं, ठीक है। तो ये भी फिर नोजिया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक रोक लेती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, इंपॉर्टेंट क्लास ऊपर वाली थी जिसमें मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर्स को कम्प्लीटली ब्लॉक करके ड्यूरेशन एक्शंस भी ज़्यादा है, और CINV कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करती हैं। ये जो है ये फटीग, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं ज़्यादा हैं, इनमें फटीग भी होती है, डायरिया भी होता है। डायरिया क्यों होता है? क्योंकि जब न्यूरोकाइनिन ब्लॉक कर देते हैं सब्सटेंस पी को तो GIT मोटिलिटी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है एंड हिकअप्स भी आते हैं। हिकअप्स जो है हिचकियाँ होती हैं, ठीक है, उर्दू में हिचकियाँ कहते हैं। आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट। लास्ट में यहाँ पर ना एक और टॉपिक है, ये पेपर में आपने ज़रूर ऐड करना है। ये अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने वो ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो उसकी एक वजह कि लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है जो लास्ट में एक बात लिखी हुई है इन्होंने बुक में। ये बात है कम्बिनेशन रिजीम्स। ये आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, इसमें 2-2 3-3 ड्रग के कम्बिनेशन बताए हुए और उनके इफेक्ट बताए हुए कि किस ड्रग का किसके साथ ज़्यादा इफेक्ट अच्छा होगा, ठीक है। बाकी ये जो है पोटेंसी एफिशिएंसी के बारे में ये मैंने आपको ड्रग्स सारी पढ़ा दी है इस लेक्चर में। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, कुछ कन्फ्यूजन है, व्हाट्सएप है, इसके अलावा जो है कमेंट बॉक्स है, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं आपको बताऊंगा। जज़ाकल्लाह आज के लिए। और ये पेप्टिक अल्सर वाला टॉपिक, नोज़िया, वॉमिटिंग और एंटीएमेटिक ड्रग्स वाला भी टॉपिक आज कंप्लीट हो गया।